हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम यू ऑल टू कॉमर्स पंडित। बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 सेमेस्टर 3 का बिजनेस स्टडीज करने वाले हैं। बिजनेस स्टडीज का इससे पहले एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। बच्चों, ये जो हमारा चैप्टर है, बिल्कुल पहला चैप्टर बिजनेस स्टडीज का, मैनेजमेंट से रिलेटेड, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे वीडियो से रिलेटेड बनेंगे। बच्चों, आज ये सेकेंड वीडियो होने वाला है, दूसरा वीडियो होने वाला है, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट की। तो आइए स्ट्रेट अवे बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चलते हैं और डिस्कशन करते हैं। बच्चों देखिए, पहला वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो उसमें आप जरूर देखिएगा उसको, क्योंकि उसमें हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट की बात किए कि मैनेजमेंट क्या होता है। और उसी वीडियो में मैंने आपको बताया है कि सबसे पहला काम जो मैनेजमेंट करता है वो अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को, अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को, यानी उसको पाना क्या है, उसको करना क्या है, उसको पहुंचना कहां तक है, क्या वो चाहता है, किस लिए कंपनी बनाए, ऑर्गेनाइजेशन का लक्ष्य क्या है, वो डिसाइड करता है। ये बिल्कुल पहला काम है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से वो ऑब्जेक्टिव्स हैं, कौन कौन से वो गोल्स हैं, कौन कौन से वो लक्ष्य हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू में ही सेट करता है। और उसके बाद मैन को, मटेरियल को, थिंग्स को हम लोग पढ़े थे पिछले वीडियो में, इन सबको ऑर्गेनाइज करके, उनको एक साथ इंटीग्रेट करके, कोऑर्डिनेशन बैठा के और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करता है। राइट। सो कौन कौन से वो लक्ष्य हैं, कौन कौन से वो ऑब्जेक्टिव्स हैं, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। बच्चों, सबसे पहले इस बात को समझिए कि 3 मुख्य ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, छोटा हो या बड़ा। बच्चों, हर ऑर्गेनाइजेशन का ये 3 ऑब्जेक्टिव्स तो होता ही होता है, जिनमें से पहला ऑब्जेक्टिव है जिसको हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कहते हैं, दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है वो सोशल ऑब्जेक्टिव है बच्चों, और जो तीसरा ऑब्जेक्टिव है वो है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। बच्चों, अगर हम लोग बात करें ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स की ना, तो ये ऑब्जेक्टिव्स रिलेटेड होता है किससे, ये ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स हैं। सोच कर देखिए, कोई भी कंपनी जब स्टार्ट होती है तो ऑर्गेनाइजेशंस के प्रति उसकी कुछ दायित्व होगी ना, कुछ जिम्मेदारी तो होगी। तो उसको हम लोग इसमें पढ़ने वाले, काफी डिटेल में अगले स्लाइड में हम लोग पढ़ने वाले हैं। बच्चों, नेक्स्ट जो आता है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब ऐसे ऑब्जेक्टिव जो हमारी सोसाइटी से रिलेटेड है। सोचिए, सोसाइटी से ही तो हमको सारे मटेरियल मिलते हैं ना, सारी चीजें अपने को कहां से मिलती हैं, सोसाइटी से। इसीलिए तो सोशल साइंस या सोशल प्रोसेस भी कहते हैं। पिछले वीडियो में डिस्कशन किया ना, तो ये सोसाइटी के प्रति भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स है। और अगर आपको याद हो, क्लास 11 में पूरा चैप्टर था मेरे भाई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे, याद है कि नहीं। तो सोसाइटी के प्रति भी आपका कुछ दायित्व है। वो क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हम लोग अगले स्लाइड में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट पर्सनल ऑब्जेक्टिव, यानी आपकी कंपनी में जो पर्सन काम करते हैं, जो एम्प्लॉय काम करते हैं, जो स्टाफ काम करते हैं, जो लेबर हैं, जो वर्कर्स हैं, उनके प्रति आपका कोई दायित्व है कि नहीं, कुछ जिम्मेदारी है कि नहीं, कुछ गोल है कि नहीं। हाँ सर, है ना। तो इनके प्रति क्या क्या गोल है, इसको हम लोग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में पढ़ते हैं। यानी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हमारा ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव में सोसाइटी से रिलेटेड हमारा ऑब्जेक्टिव, और पर्सनल ऑब्जेक्टिव में पर्सन से रिलेटेड हमारे क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं बिजनेस के। मैनेजमेंट इन सारे ऑब्जेक्टिव्स को लेकर चलता है और चाहता है कि सारे लोगों का ऑब्जेक्टिव फुलफिल वो कर दे, यानी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को ही फुलफिल कर दे, सोसाइटी के भी ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर दे, और जो लोग जुड़े हुए हैं कंपनी से, मैनेजमेंट से, उनके ऑब्जेक्टिव को ही फुलफिल कर दे। मैनेजमेंट का खुद का यही ऑब्जेक्टिव होता है। इन तीनों के ऑब्जेक्टिव को पूरा करना ही मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है। आइए अब इसके विषय में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के विषय में, यानी कि मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, कंपनी के प्रति, बिजनेस यूनिट के प्रति उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी कहिए, या उसके क्या गोल कहिए, उसके क्या लक्ष्य कहिए, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम का मतलब क्या होता है, बेस्ट पॉसिबल। ऑप्टिमम का मतलब क्या होता है बच्चों, ऑप्टिमम का मतलब होता है बेस्ट पॉसिबल, जो सबसे अच्छा पॉसिबल है। मतलब क्या हुआ कि सबसे कम से कम रिसोर्सेज का यूज करके सबसे अच्छा से अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाना, यही तो ऑप्टिमम यूज होगा रिसोर्सेज का। यानी आपके पास जो भी रिसोर्सेज है, क्या रिसोर्सेज है, मैन जो है वो रिसोर्स ही तो होता है बच्चों, मटेरियल रिसोर्स ही तो है, आपके पास मशीन है वो आपका क्या है, रिसोर्स ही तो है। इन सारे रिसोर्सेज का यूज करना है, लेकिन कैसे यूज करना है, बेस्ट पॉसिबल यूज करना है। ऐसा नहीं कि कोई स्टाफ आया है, कोई वर्कर आया है और आकर वो बैठा हुआ है,
आइडली टाइम उसका वेस्ट हो रहा है, उसके पास काम ही नहीं है, तो आपका बेस्ट यूटिलाइजेशन तो हो नहीं पाया। आप मशीन खरीद के रख तो दिए हो, लेकिन मशीन चलता ही नहीं है, यूटिलाइजेशन ही नहीं होता है, मटेरियल आके पड़ा हुआ है, वो सड़ रहा है, खराब हो रहा है, किसी को फिक्र ही नहीं है, यानी कि उस कंपनी में ऑप्टिमम यूज नहीं हो रहा रिसोर्सेज का। मैनेजमेंट का दायित्व है कि जो कंपनी के रिसोर्सेज हैं उनका बेस्ट पॉसिबल यूज करे, उनका वेस्टेज ना करे। समझ में आ गई पहली बात। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट लिखा हुआ है इंश्योर द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए सबसे पहला जो स्टेप होता है ना बच्चों, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन शुरू होता है, तो देखिए आपको पता है कि मार्केट में तो कुछ एग्जिस्टिंग प्लेयर रहेंगे उस बिजनेस में, तो क्या पहले से जो बिजनेस कर रहे हैं और उसी मार्केट में आप एंट्री करिएगा, तो वो लोग क्या इतनी आसानी से आपको एंट्री करने देंगे? क्या नहीं करने देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप तो उनके कस्टमर को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करिएगा। तो जो एग्जिस्टिंग बिजनेस होल्डर होते हैं ना, वो चाहते ही नहीं कि नया प्लेयर आए, शुरू में बहुत टफ वो आपको कंपटीशन देते हैं। और ये देखिए तो सोसाइटी का नियम भी है कि जब कोई नया कुछ काम करना चाहता है ना, तो पीछे से टांग खींचने वाले 1000 लोग आ जाते हैं, राइट। तो याद रखिए कंपटीशन शुरुआत में बहुत स्ट्रांग होने वाला है, इसीलिए हर ऑर्गेनाइजेशन का शुरुआती ऑब्जेक्टिव होता है सर्वाइवल, कि कैसे भी करके ये कंपटीशन को सर्वाइव कर जाएं। एक बार सर्वाइव कर गए, एक बार टिक गए ना, तो फिर ग्रोथ तो कर लेंगे, उसमें तो कोई रोक नहीं सकता, लेकिन शुरुआत का सर्वाइवल ही बहुत डिफिकल्ट होता है, और इसीलिए ज्यादा से ज्यादा बिजनेस शुरुआत के साल भर में ही बंद हो जाते हैं बच्चों। क्यों? क्योंकि इनिशियल जो कंपटीशन है ना, वो झेल नहीं पाते हैं। तो ये भी आपका दायित्व है, मैनेजमेंट का दायित्व है कि सर्वाइवल पॉलिसी कुछ निकाले और इंश्योर करे कि आपकी कंपनी, आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है, सर्वाइव कर जाए कम से कम। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है अर्न रीजनेबल प्रॉफिट। अब सर्वाइवल के बाद बात आती है कि सिर्फ सर्वाइवल से काम चलेगा क्या, और क्या सर्वाइव करने के लिए मार्केट में एंट्री किए थे, क्या सर्वाइव करने के लिए बिजनेस स्टार्ट किए थे? द आंसर इज नो। भाई प्रॉफिट कम से कम, बहुत ज्यादा नहीं भी तो रीजनेबल प्रॉफिट तो होना चाहिए, कम से कम इतना प्रॉफिट तो होना चाहिए कि घर चल जाए, यस और नो। तो रीजनेबल प्रॉफिट कमाना भी ऑर्गेनाइजेशनल क्या होता है बच्चों, एक ऑब्जेक्टिव होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, मैक्सिमम रिजल्ट विथ मिनिमम एफर्ट। देखिए ये तो वही बात हो गई ना, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, यानी कंपनी चाहता है, मैनेजमेंट चाहता है कि मैक्सिमम रिजल्ट उसको मिले, ज्यादा से ज्यादा उसको रिजल्ट मिले, एफर्ट कम से कम लगे, कम से, और ये तो सिर्फ मैनेजमेंट क्यों, हम सब नहीं चाहते हैं क्या? सोचो, आप चाहते हो ना कि कम से कम मेहनत में आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिल जाए, चाहते हो कि नहीं? तो कम से कम एफर्ट में ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट पाना भी मैनेजमेंट का क्या है बच्चों, एक ऑब्जेक्टिव है, जो कि फेयर है, हम सबके लाइफ में हम लोग सब लोग चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एक बार बिजनेस स्टेबल हो गया, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट कमाने लगा, प्रॉफिटेबल हो गया, तब उसका फोकस होता है कि अब भैया अपने को ग्रो करना है, अपने को बड़ा होना है, डेवलप करना है, नए नए ब्रांचेस ओपन करने हैं, नए नए लोगों को हायर करना है, नई नई मशीनरी लानी है, नई नई टेक्नोलॉजी लाना है, नया नया प्रोडक्ट लाइनअप ऐड करना है ना, हर कंपनी चाहता है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव आ जाता है। आगे चलते हैं, डिसिप्लिन एट ऑल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए बच्चों, हम लोग लेवल्स के विषय में तो बात करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लेवल्स होते हैं, मैनेजमेंट के भी बहुत सारे लेवल्स होते हैं, जो हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कशन करेंगे। अभी समझो कि मैनेजमेंट का ये भी ऑब्जेक्टिव है कि हर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन रहना चाहिए। इनडिसिप्लिन जिस ऑर्गेनाइजेशन में हो गया, वो ऑर्गेनाइजेशन कभी ग्रो कर ही नहीं सकता। सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जरूरी क्या है, डिसिप्लिन जरूरी है, समय पर आना, सही काम को करना, कोई बेईमानी नहीं करना, चीटिंग नहीं करना, ऑनेस्टली काम को करना, ये सारे डिसिप्लिन को मेंटेन जिस ऑर्गेनाइजेशन में किया जाएगा, वो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा। तो मैनेजमेंट का ये रोल है कि वो इंश्योर करे कि डिसिप्लिन है ऑर्गेनाइजेशन में, डिसिप्लिन अगर रहेगा तो कंपनी ग्रो करेगी ही करेगी। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, इंक्रीज द गुडविल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए बच्चों, जिसका नाम, सुनाम मैं कहूंगा, जिसका सुनाम या जिसका गुडविल बढ़ जाता है ना, उसको बेचना नहीं पड़ता है, लोग उसके प्रोडक्ट को खुद ब खुद खरीदते हैं, है ना, यही तो गुडविल होता है। सो आपको मैनेजमेंट के तौर पे ये भी ध्यान रखना है कि कंपनी का जो गुडविल है, जो गुड नेम है, गुडविल का मतलब क्या है, गुड नेम इन द आई ऑफ द पीपल, वो हमेशा बढ़ते रहना चाहिए, आपका गुडविल ग्रो होते रहना चाहिए। गुडविल ग्रो होता रहेगा, आपकी कंपनी ग्रो होती रहेगी। तो ये सारे हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव थे बच्चों, मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजेशन के प्रति ये सारा ऑब्जेक्टिव्स होता है। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं
और अब हम लोग बात करते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव, यानी समाज के प्रति क्या क्या आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या क्या गोल है, क्या क्या लक्ष्य है, क्या क्या जिम्मेदारी है, आप जिस भी शब्द से इसको बोले। आइए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला कस्टमर सेटिस्फैक्शन। भैया सोसाइटी आपसे क्या चाहता है कि आप ऐसे प्रोडक्ट बनाओ, ऐसी चीजों को बनाओ ताकि उनका जो नीड है, उनका जो वांट है वो सेटिस्फाई हो जाए, उनकी जो जरूरत है वो पूरी हो जाए, आप उसको पूरी कर दो, सोसाइटी खुश है ना। तो सोशल आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? पहला कि आप जो कस्टमर है, जो सोसाइटी है, जो लोग हैं, उनकी जरूरत की चीजों को बनाओ, जो चाहिए वो बनाओ, उनके नीड को सेटिस्फाई करो। ये पहला ऑब्जेक्टिव है हर एक कंपनी का। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चों? हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, यानी अच्छी से अच्छी क्वालिटी का आप प्रोडक्ट बनाओ। लेकिन दूसरा बात भी ध्यान रखना, चलो यहां पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? रीजनेबल कॉस्ट। कॉस्ट भी रीजनेबल होना चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए, ताकि सभी लोग के बजट में वो आ जाए। यहां तक समझ में आया कि नहीं? सो कस्टमर सेटिस्फैक्शन, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, रीजनेबल प्राइस में होना चाहिए, और साथ साथ में आप एरोगेंट नहीं हो सकते। आपको प्यार से, खुशी से, रेस्पेक्ट से आपको क्या करनी है? कस्टमर की सर्विस करनी है। अगर कभी उसका कुछ कंप्लेन आ गया, कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो आप उसको क्या करेंगे? अच्छे से उसको सर्विस देंगे। क्यों? क्योंकि अच्छे से अगर एक बार सर्विस दिया ना, तो वो लौट लौट कर आएगा, और सिर्फ आएगा नहीं, अपने दोस्त मित्रों को भी बताएगा, तो ओवरऑल आपका एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर अच्छा सर्विस नहीं दिया तो फिर क्या होगा? फिर वो बुरा प्रचार भी करेगा, है ना। तो इसका नेगेटिव इफेक्ट भी है। ये सारे हमारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट लिखा है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का ये भी दायित्व है कि वो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता रहे, नई नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता रहे। क्यों? क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट के पास इतने तो संसाधन नहीं है कि सारे के सारे लोगों को वो एम्प्लॉयमेंट दे सके, वो नौकरी दे सके। तो ज्यादातर लोग प्राइवेट जो कंपनीज होती हैं उनमें उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो ये भी दायित्व है मैनेजमेंट का कि वो नई नई अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी वो क्रिएट करता रहे। आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट लिखा हुआ है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज। देखो स्कैर्स रिसोर्सेज का मतलब, स्कैर्स का मतलब क्या होता है बताओ? जिनकी शॉर्टेज है, जिनकी कमी है, जो रेयर हैं, जो बहुत ज्यादा हमारे सोसाइटी में नहीं है। ऐसे है ना बहुत सारे रिसोर्सेज जिनकी संख्या बहुत ज्यादा कम है, तो उनका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो, उनका सही यूटिलाइजेशन हो। आप उनका वेस्टेज नहीं कर सकते क्योंकि उनकी तो संख्या ही कम है। अगर उसको आप मिसयूज करोगे, अगर गलत तरीके से यूज करोगे, तो डबल नुकसान हो गया। आपने प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी नहीं किया और वो खत्म भी कर दिया। तो इसीलिए जो स्कार्स रिसोर्सेज हैं, और ये स्कार्स रिसोर्सेज कहां है? सोसाइटी के, एक तरह से सोसाइटी की ये संपत्ति है। आप उसको यूज तो करो एज बिजनेसमैन के तौर पे, लेकिन उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होना चाहिए, बेस्ट पॉसिबल उसका यूटिलाइजेशन होना चाहिए, ताकि बेस्ट पॉसिबल आप उससे प्रोडक्ट बनाए और सोसाइटी का उससे लाभ होना चाहिए। आगे लेकर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट लिखा हुआ है प्रिवेंट इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। आप एक बिजनेसमैन के तौर पे ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या सोशल ऑब्जेक्टिव है कि आप पोल्यूशन को क्या करें? रोके। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को आप प्रिवेंट करें, रोके। नहीं तो बहुत ज्यादा पोल्यूशन होगा तो अल्टीमेटली सोसाइटी अफेक्टेड होगी ना, सोसाइटी में लोग बीमार पड़ने लगेंगे। तो ये भी आपका ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट लेकर चलते हैं बच्चों पेमेंट ऑफ टैक्स ऑनेस्टली एंड टाइमली। ये सोसाइटी के लिए भी और गवर्नमेंट के लिए भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि आप जो भी आपका टैक्सेस बनता है उसको आप ईमानदारी से और समय पर पेमेंट करते रहें। आप गवर्नमेंट के टैक्स को चोरी नहीं कर सकते, टैक्स इवेजन नहीं कर सकते। अगर वो करेंगे तो ऐसा माना जाएगा कि आप एंटी सोशल काम करें या समाज के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, है ना। क्योंकि आपके टैक्स के पैसे से ही जो गरीब जनता है, जो सोसाइटी के लोग हैं, उनको बहुत सारे बेनिफिट दिए जाते हैं, बहुत सारे उनको सुविधाएं दी जाती हैं। तो ये भी आपका दायित्व है कि आपका जो टैक्स बनता है आप उसको ईमानदारी से और सही समय पे आप पेमेंट करते रहें। तो ये सारे हमारे ऑब्जेक्टिव थे। कैसे बच्चों? सोशल ऑब्जेक्टिव थे। आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम लोग फाइनल पार्ट की तरफ चलते हैं, दैट इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। कि एक पर्सन जो आपके साथ जुड़ा हुआ है, जो अपना दिन रात आपको दे रहा है, जो आपके सपनों को पूरा करने के लिए अपने सपनों की बलि दे रहा है, कहीं ना कहीं उसके प्रति आपका भी तो कोई दायित्व है, जो अपनी पूरी जिंदगी लगा दे रहा है। यानी पर्सन का मतलब क्या? जो एम्प्लॉई हैं, जो आपकी कंपनी में काम करने वाले लोग हैं, जो भी पर्सन जुड़े हुए हैं, उनके प्रति आपका क्या दायित्व है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या ऑब्जेक्टिव है, वो पढ़ते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव है गुड वर्किंग कंडीशन। उनको अच्छा काम करने का माहौल आपको देना पड़ेगा। साफ सुथरा माहौल हो, गंदगी बहुत ज्यादा ना हो, प्रॉपर लाइट का अरेंजमेंट हो, प्रॉपर हवा का अरेंजमेंट हो, है ना। ये सारे आप अगर नहीं देंगे, मान लीजिए किसी एक फैक्ट्री है, वहां पे लाइट ही नहीं है बहुत ज्यादा, तो जो वर्कर वहां काम करेगा, जो लेबर काम करेगा, उसका लाइफ रिस्क में नहीं चला जाएगा।
तो बिल्कुल चला जाएगा। इसीलिए याद रखना है कि पहला दायित्व आपका क्या है, पर्सनल से रिलेटेड, जो पर्सन आपके साथ जुड़े हुए हैं कंपनी में उनसे रिलेटेड, कि उनको एक अच्छा वर्किंग कंडीशन देना ताकि काम करने में उनको दिक्कत ना हो। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आपको इस तरह से अरेंज करना है, इतना उनको सैलरी देना है, इस तरह से उनको बोनस देना है, इस तरह से कमीशन देना, ऐसा व्यवहार करना है ताकि उनका जो स्टैंडर्ड है लिविंग का वो बेटर हो सके, उनका जीवन जीने का जो तरीका है ना वो बेहतर हो सके। क्योंकि जीवन जीने का तरीका उसका बेहतर होगा ना तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में और ज्यादा मन लगा के और ज्यादा एफर्ट से वो काम करेगा और ऑनेस्टली काम करेगा, ईमानदारी से काम करेगा। तो इसीलिए आपका भी दायित्व है कि उसकी जिंदगी को बेहतर करने का प्रयास करें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, फेयर एंड रीजनेबल रेम्यूनरेशन, जो भी उसका रेम्यूनरेशन बनता है, रेम्यूनरेशन का मतलब वेजेस और सैलरी, जो भी उसका वेजेस या सैलरी बनता है, जो उसका बोनस बनता है, जो उसका कमीशन बनता है, जो उसका इंसेंटिव बनता है, जो उसका हक बनता है ना, उसको सही सही रीजनेबल दे दो यार, है ना, इतना वो मेहनत करता है। तो जो भी आपके पर्सन है, जो आपके एम्प्लॉय हैं, उनका जो भी रेम्यूनरेशन बनता है, जो भी पेमेंट बनता है, उनको सही और समय पे उनको जरूर दे दिया करें। ये आपका क्या है, एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, मैनेजमेंट का ये ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट क्या है, अरेंजमेंट फॉर ट्रेनिंग एंड प्रमोशन। देखिए बच्चों, जब भी कोई आदमी किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है तो जरूरी तो नहीं है कि वो सारे काम को पहले से जानता हो, तो मैनेजमेंट को ही क्या करना पड़ता है, ताकि वो सीख सके इसके लिए ट्रेनिंग का अरेंजमेंट करना पड़ता है, और जब वो अच्छा काम करने लगे तो प्रमोशन का भी अरेंजमेंट करना पड़ता है ताकि उसका भी करियर में ग्रोथ हो सके, उसका भी सैलरी का ग्रोथ हो सके, उसका भी लाइफ बेटर हो सके। तो ये चीज का दायित्व भी किसका बनता है, मैनेजमेंट का ही बनता है, राइट। यहां तक समझ में आ गया। लास्ट पॉइंट में बात करते हैं, इंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द एम्प्लॉइज। आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉइज हैं उनकी सुरक्षा, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का भी दायित्व किसका है, मैनेजमेंट का ही दायित्व है। हर एक इंसान चाहता है कि एक सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट में काम करे। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में महिलाएं काम करती हैं, फीमेल स्टाफ है, फीमेल एम्प्लॉइज हैं, तब तो आपको, मेरे को लगता है कि डबल लेयर ऑफ सिक्योरिटी आपको रखनी चाहिए, थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस होके आपको उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी उनको अगर मिलेगा, जी जान लगा देंगे काम करने के लिए। लेकिन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ही जिस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है, उस ऑर्गेनाइजेशन कोई कैसे काम कर सकता है, राइट। तो ये थे ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। बच्चों, 3 ऑब्जेक्टिव्स के विषय में हम लोग बात किए। ऑर्गेनाइजेशनल क्या ऑब्जेक्टिव्स होता है, सोशल क्या ऑब्जेक्टिव्स होता है, और पर्सनल क्या ऑब्जेक्टिव्स होता है। मुझे लगता है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा कमेंट करके जरूर बता देना। अगले वीडियो में कुछ और हम लोग बात करेंगे। दोस्तों के साथ शेयर कर दो यार, लाइक कर दो वीडियो को, क्योंकि लाइक शेयर कमेंट जब आप करते हो ना, ये हम लोग को मोटिवेट करता है। Alright, so that is it in this video. See you all in the next video. Till then, take care. Bye bye. Jai Hind.